हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अपने पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट को लेकर चल रहे थे, कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन प्लेस इन इंडिया सिंस ब्रिटिशर्स पीरियड। ठीक है, लास्ट जो वीडियो मैंने डाला था आप देखिएगा, उसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पूरे डिस्कशन किया था, जिसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो था फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 AD से शुरुआत होती है। दूसरा जो पार्ट है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी रूल जिसको कहते हैं, उसके द्वारा जो रूल किए गए थे, उस पूरे पीरियड के दौरान, जो पीरियड क्या है 1773 से लेकर के 1858 का पूरा पीरियड है, उस दौरान लगभग मैंने बताया था 8 ऐसे एक्ट, चार्टर एक्ट के रूप में भारत में आए थे, जो 1773 से चालू होते हैं और लास्ट जो 1853 तक का आया था। ठीक है, लास्ट जो है 1853 में आया था। इसके बाद क्या होता है, 1857 में एक रिवोल्ट हो जाता है। ठीक है, और रिवोल्ट के बाद फिर क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन को ये महसूस होता है कि अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बजाय हम लोग सीधे डायरेक्ट रूल करते हैं, और उसके बाद से भारत में एक्ट जो आते हैं उसकी संभावनाएं दूसरे रूप में आने लगती हैं। तो वो जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1858 से चालू होती है, और लास्ट में पूरे 9 एक्ट आते हैं इस प्रकार से। लास्ट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का आकर के हमें आजादी दे दी जाती है। अब हम लोग इस वीडियो में क्या बात करेंगे, एक एक करके सारे के सारे रेगुलेटिंग एक्ट की चर्चा करेंगे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में, यानी कि 1773 से 1853 के पीरियड में आए हुए थे। ठीक, ठीक है। तो पहला जो हमारा ये है ब्रिटिश रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो सबसे पहली शुरुआत हम लोग यहीं से, जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम स्टडी करते हैं, लक्ष्मीकांत स्टडी करते हैं, या कोई अन्य बुक, सुभाष कश्यप या कोई अन्य बुक, DT बसु, कोई भी बुक स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले चीज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी बात करते हैं। और उसमें सबसे पहला जो हमारा एक्ट आता है वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था, उस समय गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, गवर्नर कौन था उस समय, वारेन हेस्टिंग्स थे। और जब ये एक्ट आया था, उस समय ब्रिटिश के PM, और वहां पर ब्रिटिश में कौन था, ब्रिटिश में PM कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। इस समय ब्रिटेन में PM थे। मैं इसको इस तरीके से करता हूं, इंडिया में वारेन हेस्टिंग और ब्रिटेन में PM लॉर्ड नॉर्थ। ये 2 चीजें एक साथ में लेकर चलता हूं यहां पर। ठीक है, इसके बाद जब लॉर्ड नॉर्थ यहां पर आए, तो इन्होंने क्या किया, एक गुप्त समिति इसको कहते हैं सीक्रेट कमेटी बनाई, और इसी सीक्रेट कमेटी के रिकमेंडेशन पर क्या हुआ, आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, किसके अनुशंसा पर, लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा बनाई गई गुप्त समिति यानी सीक्रेट कमेटी की रिकमेंडेशन पर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हैज ऑकर्ड। नेक्स्ट, इसको जो लाया गया था, इसका एम क्या था भाई, क्यों एम क्या था, इसका मेन एम, ये लक्ष्य क्या था इसको लाने का, इसका मेन एम क्या था, संसदीय नियंत्रण। संसदीय नियंत्रण जो मेन एम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, किसके ऊपर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय नियंत्रण को स्थापित करना था।
ये प्रीलिम्स एट द सेम टाइम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, द रेगुलेटिंग एक्ट हैज 1773 हैज कम जस्ट बिकॉज ऑफ टू कंट्रोल पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो होता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करना था। ठीक, यहां मैं बताया आपको, यहां पे क्या हो गया था, जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो दो पार्ट, एक तो कोड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया और कोड ऑफ प्रोप्राइटर बनाया गया। इसमें मैंने बताया आपको लास्ट वीडियो में 24 मेंबर्स के अंदर होते थे और इसमें से 1/4 जो सीटें होती थी, सीट्स वैकेंट करनी पड़ती थी एवरी 2 ईयर। हर 2 साल में 1/4 सीटें खाली करनी पड़ती थी। ठीक है, 1/4 सीटें यहाँ खाली करनी पड़ती थी और इसके मेंबरशिप के लिए 500 पाउंड पैसे की आवश्यकता होती थी। 500 पाउंड पैसे की आवश्यकता यहाँ पर होती थी। बाद में इसी को बढ़ाया घटाया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हाँ तो यहां पर जो कोड ऑफ प्रोप्राइटर था वो 500 रुपए पाउंड की मदद राशि से मेंबर्स बनते थे। अब इसमें जानते हैं हम लोग इंडिया में क्या हो रहा था। ये इंडिया में इसी समय जो वॉरेन हेस्टिंग की यहाँ पर गवर्नर जनरल बने हुए थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने हुए थे, इनके साथ 4 मेंबर की स्थापना की गई। 4 मेंबर की स्थापना की गई। ठीक है, अब प्रश्न पूछता है कई बार, ये 4 मेंबर में से कौन कौन लोग ऐसे इसमें शामिल थे। पहले थे फिलिप फ्रांसिस, ठीक है, दूसरे थे क्लेवरिंग, ठीक है, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, तीसरे कौन थे, मॉनसन, और चौथे थे बरेवेल। ये 4 लोग क्या थे, सदस्य थे। ठीक है, बरेवेल, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और ब्रेवेल, ये 4 लोग इस गवर्नर जनरल ऑफ बॉडी जो भारत में बनी हुई थी इसके मेंबर हुआ करते थे। कहां पर, ये इंडिया की बात हो रही है और ये जो बात अभी हमने की वो सब ब्रिटेन की बात चल रही थी। अब इसमें क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे बना था, ये गवर्नर ऑफ बंगाल भी थे, इसके साथ में गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे। ठीक है, ये बंगाल, ये दोनों हुआ करते थे और इनके अलग अलग, मद्रास और बॉम्बे के अलग अलग गवर्नर थे। इनको मदद करने के लिए 4 मेंबर की कमेटी बनी थी जिसमें फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बरेवेल, ऐसे 4 व्यक्ति इसमें शामिल थे। अब क्या होता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कि सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाता है। क्या होता है, 1774 में सुप्रीम कोर्ट, कहां पर, कोलकाता में, उस समय कलकत्ता था। ठीक है, स्थापित होती है 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्थापित होती है और इसके जो सबसे न्यायाधीश बनाए जाते हैं वो कौन थे, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट जस्टिस बनते हैं, पहले चीफ जस्टिस। ये इस रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ खासियतें रही। इनके साथ में 3 और जस्टिस जुड़ते हैं, चैम्बर्स, लिमिस्टर
और तीसरे हाइट। 3 और जस्टिस इसमें आते हैं, चैम्बर्स, लिविस्टर और हाइट। तो एलिजा एम्पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और इनके साथ में चैम्बर्स, लिविस्टर और हाइट 3 और जस्टिस इनके साथ में जुड़ते हैं। इनका मेन काम क्या था कि जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होते थे, मेंबर्स के साथ जो भी रूल बनाते थे, इसमें रेवेन्यू जुड़े हुए, इनका इस पे एक्सेंट चाहिए होता था सुप्रीम कोर्ट का। एक चीज और की गई, जो प्रीवी काउंसिल होती थी, प्रीवी काउंसिल एक इसके अंदर क्या किया गया था, अपील करने के लिए, इसके विरुद्ध प्रीवी काउंसिल, इसके विरुद्ध अगर इनके जो ऑर्डर आते थे इसके खिलाफ अगर आपको कोई करना है अपील, तो प्रीवी काउंसिल में होती थी। ठीक है। एक काम और इसमें क्या किया, गिफ्ट लेने पे पाबंदी। क्या किया, गिफ्ट, उस समय गिफ्ट लेने का बड़ा चलन था, गिफ्ट लेने देने पर प्रतिबंध। दूसरा, लाइसेंस के बिना व्यापार पर प्रतिबंध। और खासकर इसमें जो ऑफिशियल्स होते थे, ऑफिशियल्स पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, जो ऑफिशियल्स होते थे, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग के बारे में कहा जाता है कि काफी पैसा इन्होंने गिफ्ट के रूप में लिया था। ये सब जो सीक्रेट जो कमेटी थी उसके द्वारा खबरें ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंचा करती थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। एक पॉइंट यहां पर और ध्यान रखिएगा, जब कभी यहां पर विवाद हो जाता था, विवाद की स्थिति में वोटिंग राइट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक एक्स्ट्रा था, एक एक्स्ट्रा था, यानी इसको 2 वोट थे यहां पर, 2 वोट्स। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है 2 वोट्स इन हिमसेल्फ। चलिए, ये हो गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट, अब यहां पर एक और एक्ट आता है 1781 का, जिसे कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, या तो दूसरा अमेंडिंग एक्ट, ठीक है, या तो तीसरा इसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट कहते हैं, बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है। तो द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1783 इज बीन नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अमेंडिंग एक्ट और बंगाल जुडिकेचर एक्ट। इस एक्ट में एक्चुअली में हुआ क्या था, यहां पर जो रिकमेंडेशन, इसकी रिकमेंडेशन में आया था, ये एडमंड बर्ग के, एडमंड बर्ग के संस्तुति पर या रिकमेंडेशन पर, ठीक है, किसके, एक्ट ऑफ सेटलमेंट हैज कम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडमंड बर्ग, राइट। अब इसके बाद इस एक्ट में एक्चुअली में हुआ क्या था, इसमें क्या किया था इन्होंने, जो यहां पर जो एक सुप्रीम कोर्ट जो यहां पर मैं बताता हूं, यहां पर जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उस काउंसिल में के
रूल्स को सुप्रीम कोर्ट के जुडिकेचर से फ्री कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। ठीक है, मैंने बताया था कि आपको पिछले वाले इसमें रेगुलेटिंग एक्शन की संधि में कि जब भी कोई नियम बनता था सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना एक्सेंट देती थी, लेकिन इस एक्ट में क्या हुआ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट को इससे आजाद कर दिया गया कि भैया ऐसा तुम ना करो, तुम अपना काम करो और तुम अपना काम करो। और इस प्रकार से यहां पर एक और पॉइंट आया, क्या पॉइंट आया, जो गवर्नर ऑफ जो बंगाल थे, गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल कैन मेक रूल्स, किसके लिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कैन मेक रूल्स, किसके लिए, बंगाल, उड़ीसा और बिहार। बंगाल में तो खुद थे ही, दूसरा उड़ीसा और बिहार, इन तीनों प्रोविंसेस के लिए भी गवर्नर जनरल बंगाल रूल बना सकता था। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट और हुआ, राजस्व मंडलों की स्थापना हुई, राजस्व मंडलों की स्थापना हुई, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होते हैं उनकी भी स्थापना यहां पर की गई। एक पॉइंट और यहां पर आया जो इंपॉर्टेंट था, वो क्या था, अगर 50,000 पाउंड से ज्यादा का मामला है तो वो कहां जाएगा, वो ब्रिटिश मोनार्की, ब्रिटिश मोनार्की के हाथ में उसका जजमेंट का अधिकार दिया गया। 50,000 पाउंड से अधिक के मामलों को ब्रिटिश मोनार्की देखती थी, सॉरी 5,000 पाउंड, ठीक है, 5,000 पाउंड से के जो मामले होते थे वो ब्रिटिश मोनार्की देखती थी। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, इसके बाद यह हो गया 1771 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। नेक्स्ट क्या होता है, पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, अब ये पिट्स इंडिया एक्ट में क्या है भाई, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है, ब्रिटिश कंपनी के लिए पहला डॉक्यूमेंट, फर्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन बाय क्राउन। क्राउन के द्वारा पहला डॉक्यूमेंट जो दिया जाता है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है। ठीक, और यही से एक नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण परिषद की स्थापना होती है। नियंत्रण परिषद में जो ये के तहत जो इसको लेकर आया गया था पिट्स इंडिया एक्ट, असल में क्या था, ब्रिटिश, इसको ब्रिटिश पोजीशन कहा गया। क्या कहा गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के तहत ब्रिटिश पोजीशन कहा गया। ठीक है, जो भी प्रोविंस थे, कौन कौन से प्रोविंस, ऑल प्रोविंस रूल्ड बाय
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे क्या कहा गया, ब्रिटिश पोजेसन कहा गया। और इसी के लिए एक नियंत्रण परिषद, कंट्रोल काउंसिल या रेगुलेटिंग काउंसिल की स्थापना हुई यहाँ पर। ठीक है, रेगुलेटिंग काउंसिल। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जो ब्रिटेन में एक डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाती है। क्या होता है, इसी के द्वारा डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। अब डुअल में कौन कौन सा, एक है कमर्शियल, एक है कमर्शियल और दूसरा है पॉलिटिकल। ठीक है, दो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था होती है इसी ब्रिटिश इंडिया एक्ट के रेगुलेटिंग काउंसिल के द्वारा। कमर्शियल एक्टिविटीज को सेपरेट किया जाता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज के द्वारा। कमर्शियल एक्टिविटीज कौन देखता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD। ठीक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैंडल दी कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड दूसरा होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC। ये हो क्या होता है, 6 सदस्य, 6 सदस्य होते हैं इसके अंदर। ठीक है, 6 सदस्यीय एक कमेटी बनती है जो पॉलिटिकल इश्यूज को देखते हैं। और ये क्या देखते हैं, सैन्य, असैन्य, और रेवेन्यू, राजस्व। It means what happened, political issues being handled by board of control, and this board of control has 6 members in it, and they handle the सैन्य, असैन्य यानी कि डिफेंस होता है, नॉन डिफेंसिव, एट द सेम टाइम रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स। ठीक है, रेवेन्यू इश्यूज को ये हैंडल यहां पर करते हैं। ठीक है, और एक काम क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की काउंसिल में 4 मेंबर थे, उसको घटाकर 3 कर दिया गया। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल, जो बंगाल की काउंसिल थी, 4 मेंबर से 1 को घटा करके अब 3 कर दिया गया। ये हो गया ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1786। असल में इसे भी अमेंडिंग एक्ट कहते हैं, अमेंडिंग एक्ट 1786। क्योंकि एक इतिहास बता देता हूं उसमें, यहां पर जब यह एक्ट आया था, इसी के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर आए। कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस आए यहां पर। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब जब ये आ रहे थे तो इन्होंने कुछ शर्तें रख दी थी, भैया मैं भारत ऐसे नहीं जाऊंगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान हो गई, बोले भाई क्या ऐसा क्या कहा, आप क्यों नहीं जाएंगे भारत। इन्होंने कहा मैं जाऊंगा भारत, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्तों में क्या किया गया, पहली चीज, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है, उसको इतनी पावर दे दी जाए कि वो
काउंसिल के क्या हो जाए, काउंसिल के निर्णयों को रिजेक्ट या स्थगित कर सके। पावर इनको इतनी मिल जाए कि जो काउंसिल निर्णय ले रही है उसको ये गवर्नर जनरल भाई साहब खुद रिजेक्ट कर देना, हमको मानना ही नहीं, ये अपने बार रखना है काउंसिल का निर्णय। पहली पावर जिसपे इन्होंने कहा ये अगर आप हमको दोगे तो मैं जाऊंगा। चलिए मान लिया गया, ठीक है भैया तुम जाओ। दूसरा क्या कहा गया, जो गवर्नर जनरल होगा वो क्या हो जाएगा, जो सैन्य शक्ति होती है, यानी कि इसको प्रधान सेनापति, चीफ ऑफ डिफेंस बनाया जाए। ठीक है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति के जो अतिरिक्त पावर होते हैं वो इनको दिए जाए। जब ये दोनों पावर इनके पास आ गई तब कॉर्नवालिस ने कहा भैया ठीक है मैं भारत जाने वाला हूं, और तब लॉर्ड कॉर्नवालिस यहां पर भारत आए। इंडिया केम बाय गेटिंग टू पावर, ये पहला पावर और दूसरा पावर। ये था एक 1786 का अमेंडिंग एक्ट। इसके बाद चेंज हो गया सिस्टम। 1793 का एक्ट ऑफ 1793, 1793 में एक नया अमेंडमेंट आ गया। ठीक, सोचिए कितनी जल्दी जल्दी आ रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो मैंने बताया था आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि जो 6 सदस्यीय था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्यीय वाला, उसकी सैलरी कहां से आएगी, भारत से आएगी। इंडिया मींस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है वहां से अब ब्रिटेन में बैठे हुए, कहां बैठे हुए थे ये, ब्रिटेन में के बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 6 सदस्यीय था, मैंने भी नेक्स्ट पहले वाले बताया था, तो उनकी सैलरी कौन देगा, भारत देगा। सोचिए यहीं से चालू हो गया। यहीं से क्या हो गया, जो ड्रेन ऑफ एक तरीके से भारत के ही पैसों पर रूलिंग होती है ना, वो चालू हो गई। ठीक, और एक और इसमें पॉइंट जोड़ा गया 1793 के एक्ट में, वो क्या था, लिखित विधियों के द्वारा, रिटन लेजिस्लेचर ruled by written legislature has been started, और इसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को। व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। इट मीन्स व्हाट, now onward means act after 1793 act, from that point of time the written constitutional provisions has been started, means the whatever the legislation will be passed that must be in written format। पहली चीज लिखित जो डॉक्यूमेंटेशन होता है यहां से चालू होता है। दूसरा, व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को यहां से दे दिया गया। ठीक, नेक्स्ट ये हो गया 1793 का एक्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा 1813, 1813 का
चार्टर एक्ट। ठीक है, इसे हम लोग आगे देखते हैं नए वीडियो में।